नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में रस्साकशी जारी है। गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है, तो वहीं एनडीए में कई राउंड की मोलतोल के बाद भी सीट शेयरिंग तो फाइनल हुई, पर उसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार की राजनीति में ऐसे-ऐसे खेल अब देखने को मिल रहे हैं कि पूछिए मत। चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, उनके बीच में जो रस्साकशी है, कहीं खुलेआम हो रही है तो कहीं अंदर खाने हो रही है। सबसे बड़ा खेल तो अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ कर दिया। वो नीतीश कुमार जिनके बिना बिहार की राजनीति को सोचना भी असंभव होगा, उनकी ऐसी घनघोर बेइज्जती कर दी सरेआम अमित शाह ने कि उसके बाद हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। आज तक के कार्यक्रम में अमित शाह ने साफ तौर पर बोल दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो विधायक दल की बैठक में सारे विधायक ही तय करेंगे। और अमित शाह के इस बयान से जेडीयू अभी उबर ही नहीं पाई थी कि अब बीजेपी ने एक और बड़ा ब्लंडर कर दिया है नीतीश कुमार को लेकर। इस बार इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि कैसे जेडीयू के अंदर ही नीतीश कुमार को निपटाने की साजिश हो रही है, क्या कुछ चल रहा है जेडीयू के अंदर और चिराग पासवान किस प्रकार से बीजेपी के साथ मिल करके जेडीयू के साथ खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार को निपटाने की साजिश चल रही है। इन तमाम विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमित शाह के बयान के बाद से सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की ऐसी-ऐसी बातें वायरल हो रही हैं, ऐसे-ऐसे पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एक पोस्टर जो है वो बीजेपी का दिखाना चाहूंगी, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार ये पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं और इसको लेकर के चर्चाएं तेज हो रही है। देखिए बीजेपी का ये ऑफिशियल हैंडल है और इस पे लिखा हुआ है कि पलटी मार पॉलिटिक्स के प्रणेता नीतीश कुमार। नीचे लिखा हुआ है कि ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन करके सरकार चलाना, खुद का स्वार्थ देखकर हर बार पलटी मारना। और दूसरा आप देखिए एक और ट्वीट में दिखाती हूँ, वो बीजेपी के द्वारा ये भी किया गया है। लिखा है पलटू कुमार ने बिहार को इन क्षेत्रों में बनाया नंबर 1, नीतीश बाबू ने बिहार को बनाया नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, नकली शराब में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, लूट में नंबर 1 और हत्याओं में नंबर 1। तो ये सारी चीजें बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल के से ही ट्वीट की गई हैं। लेकिन ये जो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का ज्ञान है, ये 2023 का है। तब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सरकार चला रहे थे। तब बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर इस तरह की ट्वीट्स करती थी। अब घूम-घूम कर यही सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि अब तो बीजेपी के जज्बात बदल चुके हैं, वक्त भी बदल चुका है, हालात भी बदल चुके हैं। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी आ चुके हैं। तब समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक बीजेपी ने अपने ये ट्वीट्स डिलीट क्यों नहीं किए? जय संविधान। देखिए निधि, वास्तविकता में देखिए मैं बिल्कुल गैर राजनीतिक होते हुए, अराजनीतिक होते हुए मेरे को सही में बीजेपी की रणनीति नहीं समझ आ रही। देखिए मैंने एक मैनेजमेंट के अंदर एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैंने 12 साल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे मेरे मित्रों के भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के समर्थक हैं उनके भी बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मेरे पास आ रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब महागठबंधन में क्या हो रहा है, देखिए जहां राजेश राम खड़े हो रहे हैं वहां आरजेडी में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जहां सीपीआई खड़ा कर रही है वहां कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। देखिए मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, बिल्कुल एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अध्ययन करने के बाद एज ए एक्स प्रोफेसर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो कुछ ये हो रहा है ये रणनीति के तहत हो रहा है। कैसे मैं बताता हूं। देखिए राजेश राम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हुए हैं वहां पे आरजेडी ने पासवान को टिकट दिया है और राजेश राम जो है वो रविदास है। अब आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए थी और क्या गलती, इतना बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया है जो इलेक्शन के बाद उन्हें समझ में आएगा। देखिए कल हमने डिस्कस किया था, टोटल 65% सीटें उन्होंने सवर्णों को और वैश्य कम्युनिटी को दी है। 65%, जिनकी पॉपुलेशन 13-14% से ज्यादा नहीं है। 10% आप समझ लीजिए सवर्ण हो गए और 2-3% आप समझ लीजिए वैश्य कम्युनिटी, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। उन्हें 65-67%। उस धरती पर जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जननी है, जो बीपी मंडल की जननी है, जो सामाजिक न्याय की जननी है। नंबर 1, पहले भी आपके कार्यक्रम में एक बार मैंने जिक्र किया था, शायद आपने ना अध्ययन किया उनके बारे में। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आईपी गुप्ता, और पहले मैंने आपके वीडियो में एक संदर्भ लिया है।
आईपी गुप्ता जो हैं, उनके पिताजी एक राजमिस्त्री थे और उन्होंने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियर हैं। उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम रखा इंडिया इंक्लूसिव पार्टी। पहले उसका नाम रखा था इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी, अब उसका नाम उन्होंने कर दिया इंडिया इंक्लूसिव पार्टी। आप जानती हैं, पटना के अंदर गांधी मैदान को भरना असंभव होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों का पसीना निकल जाता है गांधी मैदान को भरने में। आईपी गुप्ता ने एक रैली की थी, आप विश्वास मानिए निधि, आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने तो उनका पूरा जीवन यात्रा और उनके बारे में बहुत अध्ययन किया। आईपी गुप्ता की इस नई पार्टी ने पूरा गांधी मैदान लबालब भर दिया। कारण सीमांचल में और मिथिलांचल में ये जो कम्युनिटी है, जिसको पान कम्युनिटी कहते हैं, ये अति पिछड़ी जात में आती है और ये पान कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और उनका जो चुनाव चिन्ह है वो है जो लगाया जाता है ना, जिससे सीमेंट लगाया जाता है, राजमिस्त्री जिससे लेके घूमते हैं, पान की शेप में होता है, एक डंडी होती है और सामने पान टाइप होता है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने देखी, उनके उद्बोधन को देखा, बड़े प्रवक्त, बिल्कुल बढ़िया बोलने वाले हैं, वक्ता हैं। उन्हें महागठबंधन में 6 सीटें दी हैं, 6 सीटें जो जीतनराम मांझी को मिली हैं और जो उपेंद्र कुशवाहा को मिली हैं, महागठबंधन ने वो आईपी गुप्ता को दी हैं। और आईपी गुप्ता को 3 सीटें तो वो अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे और 3 सीटें उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के सिंबल पे उनके कैंडिडेट्स लड़ेंगे। अब आप समझिए बात, खेल समझिए। अगर राजेश राम के खिलाफ आरजेडी ने एक पासवान खड़ा कर दिया, कारण देखिए बीजेपी का पॉजिटिव पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है बीजेपी का का पॉजिटिव पॉइंट हमेशा ये होता है, उन्हें मुसलमानों को तो टिकट देना नहीं, तो 100% टिकट उन्होंने किसे देने हैं? सवर्णों को देने हैं, ओबीसी को देने हैं, दलित को देने हैं, अति पिछड़ों को देने हैं और अति दलितों को देने हैं। मुसलमान तो 17% उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते, तो उन्हें 100% इन लोगों को देने हैं। आरजेडी और कांग्रेस की मुश्किल क्या है? उनकी मजबूरी है, अगर मुसलमानों को नहीं देंगे तो एमआईएम आके ओवैसी साहब सारे मुसलमान वोट इसी आधार पर लटक लेंगे। देखो तुम्हारी 17% पॉपुलेशन है और महागठबंधन ने तुमको 10% रिप्रेजेंटेशन दिया, देखो मैं 100% दूंगा, उसमें वोट कट जाएंगे और महागठबंधन का नुकसान हो जाएगा। महागठबंधन ने क्या चतुरता की है इस बार? अगर आरजेडी का एक कैंडिडेट पासवान होता है और कांग्रेस का कैंडिडेट एक रविदास होता है, इसका मतलब ये मुसलमान और यादव वोट तो कांस्टेंट हैं, जो किसको जाने पता है, सवर्ण किसको जाने पता है। लेकिन अगर वहां आरजेडी कैंडिडेट न खड़ा करती तो चिराग पासवान से प्रभावित होकर जो पासवान वोट है वो चला जाता बीजेपी इंडिया गठबंधन को। अब वो डिवाइड हो गया, मुसलमानों में कोई डिवीजन का प्रश्न ही नहीं है। जेडीयू ने भी बड़ी चतुरता से मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, उन्होंने कहा भैया तुम लोग मुसलमान कॉन्सोलिडेट होकर उधर चले जाओ, आज जब रिजल्ट आएंगे अगर चुनाव आयोग खेल ना कर गया तो आप लिख के रख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे इलेक्शन रिजल्ट के बाद, 14 नवंबर के बाद। अति पिछड़ों में कम से कम 5% की गिरावट एनडीए को होनी है। पिछली बार जो 3% वोट मिले थे जीता, इन्हें क्या नाम है इनका, चिराग पासवान नहीं चिराग पासवान नहीं, महागठबंधन में जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बनना चाहते हैं, मुकेश सहनी, ये 3% वोट पिछली बार एनडीए के साथ थे, इस बार 3% इधर हैं, 6% का गैप हो गया। आईपी गुप्ता की पार्टी नहीं थी, आईपी गुप्ता का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये 3-4% वोट जो पिछली बार 90% गए थे, क्योंकि उन्हें यादवों से अदावत बनी बात है, यादव डोमिनेटिंग कास्ट है, तो बाकियों को लगता है यार इतनी डोमिनेटिंग क्यों है, बस 17% पॉपुलेशन है इसलिए डोमिनेटिंग है, जैसे हरियाणा में जाट हैं। अब वो भी कम्युनिटी 3% उधर से इधर आ गई 6%, और फिर एक तरफ रविदास और दूसरी तरफ पासवान। बताइए रिजल्ट क्या होने वाला है? तो लोगों को मैं ये निवेदन करता हूं, अब मैं समझा के सुबह से मेरे को फोन सुन के मेरे कान पक गए, लोग कहते हैं यार स्वामी साहब क्या खेल कर दिया यार, बड़े बड़े पत्रकारों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं और उनके मैं फेसबुक में पोस्ट देख रहा हूं, महागठबंधन ये कर देता वो कर देता, बड़ी गलती है, बड़ा कंफ्यूजन है।
वास्तविकता में यह है, ये मास्टर स्ट्रोक है महागठबंधन का। अब जैसे मुन्ना शुक्ला हैं, मुन्ना शुक्ला वहां के पहले के विधायक रह चुके हैं, आरजेडी से टिकट चाहते थे, जब उनको टिकट नहीं मिला तो उनकी पत्नी और बेटी का मैंने एक देखा, उनकी एक मीटिंग हो रही है, हजारों लोग हैं, टिकट नहीं मिला, मानी बात है, उनके हजारों समर्थक जो है द्रवित हो गए। तो फिर तेजस्वी यादव का फोन गया और मुन्ना शुक्ला की बेटी को उन्होंने टिकट दे दिया। तो अगर वहां उनका भी कैंडिडेट खड़ा होता है और वहां गठबंधन का भी टिकट खड़ा होता है, तो ये डिवीजन किसके वोटों में हुआ? ये वोट बीजेपी के वोटों में डिवीजन हुआ। शुक्ला वोट अगर न खड़ी होती है लड़की, तो सारा का सारा बीजेपी में चला गया होता। अब ये कम से कम या तो जीतेगी या 70-80 हजार वोट लेगी, किसका नुकसान होगा? तो देखिए, हर चीज को रणनीति की तरह, भगवान श्री कृष्ण को मैं इसलिए मानता हूं, और ये भी है भी, सबसे ज्यादा संपूर्ण भगवान के किसको मानते हैं? भगवान श्री राम को नहीं मानते, सनातन धर्म के अनुसार श्री कृष्ण को मानते। कारण भगवान श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादाओं में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आज की जनता को समझ में नहीं। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कहा देखो, स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट। यही अर्जुन को बताया, धर्म के लिए कोई भी हथकंडा अपनाओ और अधर्म को खत्म करो। कोई कर रहा है महागठबंधन, तो लोगों को थोड़ा संयम रखना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं जिन लोगों ने नहीं सुना है आईपी गुप्ता को, जरा आईपी गुप्ता की हिस्ट्री देख लें, और मुकेश सहनी को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। राज्यसभा की एक सीट भी दे दी गई है, 2 एमएलसी की सीटें भी दे दी गई हैं, 15 सीटें भी दे दी गई हैं। मुकेश सहनी कह रही मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, सारे उन्होंने सहनी और पासवान और रविदास लोगों को टिकट दे दिया है। ये किसका वोट है? यादव और मुसलमान तो कांस्टेंट है ना भाई, 35% वोट कांस्टेंट है। जो भी अपने 10, जैसे पहले बहन मायावती यूपी में किया करती थी, वो कहती थी मेरा 25% तो तुम्हें यूं थैली में रख के दे दूंगी, अपने 10% लाओ और जीत जाओ। वही महागठबंधन ने किया है। और इसमें बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है, सारे राजपूतों को और भूमिहारों को और सबको टिकट दे के 10% लोगों को 65% आप टिकट दे रहे हैं। अदा उधर अपने नीतीश कुमार ने भी दांव खेल दिया है, क्योंकि संजय झा और लल्लन सिंह बीजेपी में मर्ज करना चाहते हैं जेडीयू को इलेक्शन के बाद, और जो उनके पिछड़े अति दलित हैं वो महागठबंधन में आना चाहते हैं। तो वहां भी इस चीज के लिए बड़े अनकंफर्टेबल हैं वो, क्योंकि नीतीश कुमार सीएम नहीं बने तो कल वहां पे उठा के किसी तिवारी ब्राह्मण या किसी मिश्रा को या किसी पांडे को वहां चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। वो बैकवर्ड्स और ओबीसी और ईबीसी कैसे स्वीकार करेंगे? ठीक है, निधि तिवारी ब्राह्मण है, अखिल स्वामी ब्राह्मण है, लेकिन मैं तो एक रणनीति के हिसाब से बता रहा हूं, ये रणनीतिक भूल है। बिल्कुल सर, और ये राजनीतिक भूल किस पर कितनी भारी पड़ने वाली है ये तो वक्त ही बताएगा, 14 नवंबर को पता लग ही जाएगा। लेकिन सर आप देखिए कि नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है बिहार में, जेडीयू के लोग ही नीतीश कुमार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ललन सिंह हो या फिर संजय झा, कोई भी नीतीश के सपोर्ट में खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो जो आरोप लगातार लगाए जाते रहे थे विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है, क्या इस दावे पर अब मुहर लगती दिखाई दे रही है? क्योंकि संजय झा तो एकदम चुप्पी साध कर बैठ गए हैं और ललन सिंह कह रहे हैं कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि विधायक मिलकर विधायक दल का नेता चुनेंगे। तो फिर जो ललन सिंह का बयान है वो कह रहे हैं अमित शाह का सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि नीतीश कुमार का। और संजय झा तो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तमाम तरह की बैठकें हो रही हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे पटना में हो, नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो रही है, अमित शाह से भी मुलाकात हो रही है। उसके बावजूद नीतीश कुमार के सपोर्ट में कोई खड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिरकार जेडीयू में ही ऐसी नौबत क्यों आ गई है? क्योंकि हमेशा से आप देखिए कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये भी तो दूसरा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है भाई। देखिए, नीतीश कुमार के नाम पे अगर इलेक्शन लड़ते और चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर देते तो अति पिछड़े अति दलित महागठबंधन पे न जाते। लेकिन आपने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया, तो मानी बात है कि वो अपने बैकवर्ड ब्रदरहुड में आ जाएंगे, मुकेश सहनी के पास आ जाएंगे। फिर काहे के लिए निषाद लोग जो है वोट देंगे एनडीए को? वो कहेंगे ठीक यार, हमारे अपने मुकेश सहनी है, इधर ही आ जाते हैं। जो पान कम्युनिटी के लोग हैं वो आईपी गुप्ता के साथ आ जाएंगे। जो यादव हैं वो क्यों टूटेंगे, जब उन्हें पता है कि यार उस साइड में हमारे नेता जो अति पिछड़े अति दलितों के थे उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, उनका पता साफ कर देंगे। ललन सिंह वो है मिनिस्टर, तो अपने कैबिनेट से अपनी ऐसी की तैसी क्यों कराएंगे, अपना पद क्यों छोड़ना चाहेंगे? और आप जानते हैं संजय झा बीजेपी के ही एजेंट है, वहीं से आए हैं।
अच्छा, यही बात अगर महागठबंधन के बारे में कोई पूछे कि तेजस्वी को डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं कर रहे हैं। कारण है, स्ट्रैटेजी है, देयर इज ए स्ट्रैटेजी। देखिए, यह बात बिल्कुल पक्की है कि इलेक्शन के बाद तेजस्वी यादव ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, 100% है। कारण यह है भाई, उनका जहां जो आदमी 135 सीटें लड़ रहा है 243 में से, मानी बात है कि उसके ज्यादा जीतने तभी तो आप सत्ता में आएंगे, तभी तो मेजोरिटी में आएंगे। तो ये तो स्पष्ट है, क्योंकि वहां वो स्थिति नहीं है। वहां पे जेडीयू 101 पे लड़ रहा है और वो 142 पे लड़ रहे हैं। तो 142 वालों को ज्यादा, अगर आप सत्ता में आएंगे, मेजोरिटी में आएंगे, तो 142 वालों से संभावना ज्यादा है, 101 वालों से ज्यादा संभावना है। अच्छा, तेजस्वी यादव को अगर डिक्लेयर करते हैं तो निधि क्या होगा? वो ये होगा जो मोदी नगर में हुआ था यूपी में। जब मोदी नगर यूपी में बीजेपी कैंडिडेट को उनके कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि साहब गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं लोग, और ये वीडियो ऑडियो जो है वायरल हो गया था, तो उन्होंने कहा कुछ मत करो, केवल मुसलमान जाट करो, जाट मुसलमान, जाट मुसलमान, जाट मुसलमान। तो क्या होगा, जाट तो है ही कंसोलिडेटेड अपोजिशन में, बाकी कम्युनिटी मेरे साथ आ जाएंगी। जहां इन्होंने तेजस्वी यादव को डिक्लेयर किया और वो हवा दिखाएंगे, यादों का राज आ जाएगा, यादों का राज आ जाएगा, यादों का राज आ जाएगा, बाकी कम्युनिटी को कंसोलिडेट कर लेंगे। आज के तारीख में हर कम्युनिटी का महागठबंधन में सबसे बड़ा टॉल लीडर है महागठबंधन के पास। पान कम्युनिटी का भी है, कुशवाहा कम्युनिटी का भी है, आरजेडी का जो लोकसभा में चीफ हैं वो एक कुशवाहा हैं, और यादव भी है, मुसलमान भी हैं, शकील अहमद भी हैं, और वहां पे सारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड है। वहां ये स्थिति नहीं। अच्छा, दलितों में भी भाई मानी बात है, पासवान इसे मेजर कम्युनिटी, लेकिन रविदास भी अच्छी संख्या में है। तो अगर 7-8% पासवान है तो 5-6% रविदास है। हर गांव के अंदर आपको आधी फैमिली रविदास मिलेगी, आधी फैमिली पासवान मिलेगी। तो वहां भी डिवीजन हो गया वर्टिकल। दलितों में भी हो गया, बैकवर्ड्स में भी, क्योंकि मुकेश सैनी भी हैं, आईपी गुप्ता भी हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से जरा जनता से वो है, कृपा करके आप जो है, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो अंदर की रणनीति है वो पढ़ने का प्रयास कीजिए। सर, आप अंदर की रणनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन के नेता हैं और जो विपक्ष के नेता इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को ऐलान कर देना चाहिए, और जो महागठबंधन है, जैसी गलती उसने महाराष्ट्र में की थी वैसी गलती बिहार में नहीं करनी चाहिए। शिवसेना ऐसा कह रही है, और प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बाइट दी है, कुछ कहा है उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के और राहुल गांधी को लेकर के, महागठबंधन को लेकर के। उनका एक छोटा सा बयान सुनवाते हैं। This is very obvious how Bharatiya Janata Party works. They ally with a party, then they end up finishing that party. Chirag Paswan has faced the brunt of it. We have seen how with Nitish Kumar also, they've tried to finish off Nitish Kumarji's party. They've tried to create internal dissent in the party. We also remember when Nitish Kumarji aligned with RJD, the kind of things that were spoken about him. So for him to now say, oh, we will decide after the election, clearly is a message to Nitish Kumarji that he's no longer the chief ministerial candidate. They will contest under his popularity, but if they end up winning, you might just end up seeing someone else as the chief minister, which is the unfortunate reality of how Bharatiya Janata Party functions. And I'm hoping people of Bihar will realize this, that despite 20 years of their misrule, they continue to believe that they, the people of the state, owe them the power, them to be back in power. Congress released 48. You think it's a high time to decide Tejas Yadav? See, again, I would just repeat one thing. The mistakes made for the Maharashtra elections, where the chief ministerial candidate wasn't declared, where we were, all the three alliance partners were fighting with the number of seats and the allocation of seats and the candidates, should not repeat in Bihar. Tejasvi Yadav ji is a very popular candidate. He is almost in a neck-to-neck fight with Nitish Kumarji and the various other so-called aspirants of the chief ministership. He has done a phenomenal job when he was the deputy chief minister. So it is time that, as part of the India Alliance, and in the spirit of it which we came around, that we should all support the party which is stronger, and he would be supported, he would be helped, and he would be declared as a chief ministerial candidate. And this, the fights that we are seeing openly with regards to what we saw at the airport,
they would put that to an end and give a good set of candidates with a good manifesto, which people of Bihar look forward to and would look forward to making their government and making Tejaswi ji the Chief Minister of Bihar. Tejas also said that तो सर प्रियंका चतुर्वेदी हैं और कह रही हैं कि भाई महाराष्ट्र चुनावों में हुई गलतियां, जिनमें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी की घोषणा न करना, साथ ही सीट आवंटन में देरी और उम्मीदवार चयन पर 3 गठबंधन सहयोगियों के बीच विवाद, ये सब शामिल है। तो बिहार में ये सब नहीं दोहराया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव एक बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। इसीलिए ये समय है कि भारतीय जो गठबंधन के हिस्से के रूप में और इसकी भावना के मुताबिक जो है उनको समर्थन देना चाहिए। वो मजबूत है, उन्हें समर्थन दिया जाए, उनकी मदद की जाए, उन्हें मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है वो घोषित किया जाए। आप इनकी बातों से कितना सहमत नजर आते हैं सर? देखो निधि, मैं प्रियंका चतुर्वेदी की एक बात से भी सहमत नहीं। भाई आरजेडी अगर 135 सीटों पे लड़ रही है, मान लीजिए कांग्रेस 60 सीटों पे लड़ रही है और मुकेश सहनी 15 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो क्या इस बात की संभावना है कि कांग्रेस को आरजेडी से ज्यादा सीटें मिल जाएं? मैं कह रहा हूं 60 की 60 सीटें जीत जाओ आप, तो भी आपको 70-80 सीटें तो और चाहिए ना। सीपीआई, एमएल, आरजेडी और कांग्रेस सबको कम से कम 60% सीटें जीतनी पड़ेंगी कम से कम, और इसके हिसाब से आरजेडी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट, भाई ये चीज आप एनडीए में नहीं कह सकते क्योंकि 101 लड़ रहे हैं। अब 101 में 70 सीटें मान लीजिए, बेस्ट कंडीशन, बेस्ट पॉसिबल एनडीए की बड़ी वेव चल गई, चुनाव आयोग ने चला दी जैसे महाराष्ट्र में थी, उसे 70 सीटें मिली और जेडीयू को 30 सीटें मिली, तो क्या इस बार जेडीयू कह पाएगी? वो कहेंगे भाई ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस खराब है, स्ट्राइक रेट खराब है, तबीयत भी आपकी खराब है, अब हम चीफ मिनिस्टर अपना बनाएंगे। तो पहली बात तो ये बात 100% रिटन ऑन द वॉल है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि तेजस्वी यादव की पार्टी को मैक्सिमम सीटें मिलेंगी, और सब कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, सीपीआई एमएल भी कह रही है। सीपीआई एमएल तो वैसे भी कहती है मंत्री नहीं बनाएंगे अपना आदमी, तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर। लेकिन जो बात मैंने कही थी कि आप अब महाराष्ट्र की बात कर रही थी प्रियंका चतुर्वेदी, देखिए महाराष्ट्र के अंदर डोमिनेटिंग कम्युनिटी कौन है? मराठा है 30%, और कुनबी समाज जो है वो भी एक डोमिनेंट कम्युनिटी है। कुनबी, जो नाना पटोले हैं जो कांग्रेस के लीडर थे वो कुनबी हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार मराठा हैं। अब आप ये बताइए, अगर आप मराठा को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देंगे तो कुनबी नाराज हो जाएंगे। आपको पता है जब हुआ कि मराठाओं को बैकवर्ड स्टेटस दे दिया जाए तो कुनबी नाराज हो गए कि इनका हमारे शेयर में आप इनको क्यों दे रहे हैं भाई। आप जानते हैं हमारे देश के अंदर कास्ट डायनेमिक्स बड़ी डेलिकेट है, तो इसलिए डिक्लेयर ना, लेकिन अब ये इसका मैंने प्रियंका चतुर्वेदी मान रही है इलेक्शन फेयर हुए हैं। भाई इलेक्शन ही जब फेयर नहीं हुए हैं, 60-60 हजार वोट आपने ऐड कर दिए, एक नई कॉलेज के अंदर 12,000 और 14,000 वोट पड़ गए, शाम को 5 बजे के बाद 10% वोट बढ़ गए, ईवीएम 100% चार्ज मिल गई। तो जब बेईमानी के चुनाव में इस प्रकार की एनालिसिस आप करेंगे, असली मुद्दा यह है जो आज महागठबंधन को देखना है। इलेक्शन तो महागठबंधन जीत रहा है, लेकिन 5 बजे के बाद अगर एक्स्ट्रा पोलिंग 10% हो गई और ईवीएम 100% बैटरी चार्ज मिली, फिर कुछ नहीं है, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, सब कुछ करते रहो। अच्छा, उधर वो डोनाल्ड ट्रम्प अपना एक स्टेटमेंट उन्होंने और दे मारा है, मिस्टर मोदी लव्स मी। ध्यान से सुनिएगा, मिस्टर मोदी लव्स मी। आई वोंट, मैं बरबेटा नहीं बता रहा हूं, मैं बाद में कहेंगे साहब ये तो कहा नहीं था, ये तो ये कहा था। मैं ये भावार्थ बता रहा हूं, शब्दार्थ नहीं बता रहा हूं। मोदी लव्स मी, आई वोंट से दैट आई लव हिम, मतलब ये कहा। और फिर उन्होंने कहा मैं मोदी जी का राजनीतिक जीवन खराब नहीं करना चाहता। क्या मतलब है इसका? भाई इसका क्या मतलब है? भाई देखिए, हम लोग पुरुष आपस में कहते हैं, आप लोग लड़कियां भी आपस में कहती होंगी ना, वी आर गुड फ्रेंड्स। अब वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं मोदी जी के लिए, ही सेज दैट ही लव्स मी। भाई लव करने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करो देशों की, और धमकी दे रहे हैं आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिज फ्यूचर पॉलिटिक्स। इसका मतलब ट्रम्प चाहते हैं ट्रेड डील हो जाए। केवल एक मकसद है ट्रम्प का, केवल एक,
ट्रेड डील हो जाए। और अभी लोग नहीं समझ रहे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जिन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा है। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है। ट्रेड डील हो जाएगी, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का हर वर्ग, दूधिया, दूध बेचने वाला किसान, सब बर्बाद हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। अभी भी सरकार क्या चालाकी करती है, जब हमारे देश के अंदर किसी चीज की फसल कम होती है और दाम बढ़ने की संभावना होती है, तो जानते हैं कि दाम बढ़ने से जनता परेशान होती है। वो क्या करते हैं, विदेश से इंपोर्ट कर लेते हैं सस्ते दाम पे। कभी सोयाबीन कर लेते हैं, कभी सीड ऑयल कर लेते हैं, कभी सरसों कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो इंपोर्ट हो जाता है, डंप कर देते हैं, हिंदुस्तानी लोगों का माल किसानों का बिकता नहीं है, दाम कम हो जाते हैं, उपभोक्ता खुश हो जाता है, किसान बर्बाद हो जाता है। यही होगा, वो यही चाह रहा है, होगा ये। और फिर गोदी मीडिया इसी को डिस्कस करेगा, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का, ट्रेड डील हो गई, ट्रेड डील हो गई। अरे यार, उनकी 40 करोड़ की पॉपुलेशन में आपसे 7 गुने ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो जहां पे 2 आदमी घर में हैं और जहां 100 आदमी घर में हैं, तो 2 आदमी के पास तो सरप्लस पड़ा है भरपूर। दूध भर देगा, पनीर भर देगा, फल भर देगा, अखरोट भर देगा, आपके सारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। और उसको यहाँ पे देखिएगा गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बताएगा। अब मैं किस किस को समझाऊं, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पगुराए, वो वाली स्थिति मेरी हो गई है। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही। और ऐसा ही कुछ जी बिल्कुल, क्या सर? ये कहावत जो मैंने कही, ये भक्तों को मेरी बात ही नहीं समझ में आती। तो मैं बिल्कुल कहता सर। हूँ और ये बड़ी अच्छी बात कही थी। अब ये बुरा ना मान जाए कोई, मुझे ट्रोल ना करे। वो कहते हैं कि तो बुद्धिमानों की सभा में चुप रहना चाहिए और मूर्खों की सभा में बोलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं निधि से बात करता हूँ, मूर्खों की संगत में नहीं रहता, मैं बुद्धिमानों की संगत में रहता हूँ। बिल्कुल सर। और देखिए कि इसी प्रकार से जो बातें आपने कही हैं, गठबंधन के तमाम नेता ऐसा ही कह रहे हैं। चाहे नीतीश कुमार को लेकर के आपने बातें कही हों, चाहे तेजस्वी यादव को लेकर आपने बातें कही हों, और जो जयराम रमेश है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही वीडियो जारी करते हुए कुछ कहा है गठबंधन को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के। उनका वीडियो मैं सुनाती हूँ। का दिवस है, इस पे हो गया, दीपावली हो गई बिहार के लोगों की उसमें, और चौथी दीपावली तब मनेगी 14 तारीख को एनडीए की सरकार बन जाएगी। प्रधान बिहार की जनता जान गई है, ये सब झूठे वादे हैं, ये सब जुमले हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को अलविदा करेंगे। आप देखेंगे महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है। जमीनी स्तर पर लोग तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी बोल, गृह मंत्री कुछ भी प्रचार करें, जमीनी हकीकत को वो नहीं मिटा सकते। वो हकीकत ये है कि महागठबंधन वापस लाने में बिहार की जनता अपनी मन बना ली है। कुछ भी कहें, दावा लगाएं, कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें करते रहें, महागठबंधन के बारे में, कांग्रेस के बारे में, आरजेडी के बारे में, हमारे घटक दलों के बारे में, पर बिहार की जनता चुपचाप तरीके से वो जान चुकी है और जानती हैं कि नीतीश कुमार को वोट देने से बीजेपी को वेट देना है। वो तो रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। चलाने वाले जो बिहार की जनता बीजेपी है, रिमोट कंट्रोल तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। ये बिहार विधानसभा के लिए चुनाव है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, कौन सी पार्टी गठबंधन सरकार चलाएगी, उसके लिए जनादेश बिहार की पार्टियों के लिए नहीं, ये दिल्ली के पार्टियों के लिए नहीं है। महागठबंधन को जरूर जनादेश मिलेगा, ये लिखा हुआ, दीवार पर लिखा हुआ। तो सर, जयराम रमेश कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आएगी और मोदी जी के जो जुमले हैं, बीजेपी के जो जुमले हैं, उस पर भी बोल रहे हैं। आप देखिए कि आजकल अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के अब 4 दिन के दौरे प्रस्तावित है और 4 दिन में वो 12 रैलियां करेंगे, 12 जनसभाएं करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हो रही है बिहार में, आप देखिए कि जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे,
उसके बाद उन्होंने किस तरीके का बयान दिया था बुर्के को लेकर के, और वो बयान उनका मतलब कोई भी समझ सकता था कि अगर योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तो वो वही बोलेंगे। उन्होंने कहा था कि बुर्के के जरिए इंडिया गठबंधन फर्जी मतदान करवाना चाह रहा है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और उसके बाद में आप देखिए कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग ने, तो उन्होंने भी बुर्के को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि हर बूथ पर आंगनबाड़ी सेविकाएं तैनात की जाएंगी, ये महिलाएं स्थानीय स्तर पर जानी पहचानी होंगी, उनकी जिम्मेदारी होगी कि बुर्के वाली महिलाओं की पहचान चेक करना, लेकिन अगर किसी महिला पर शक होगा तो निश्चित तौर पर बुर्का हटाकर ये महिलाएं जांच करेंगी, ऐसा ज्ञानेश कुमार जी का कहना था। अब आपको क्या लगता है कि जब ये सारी चीजें होंगी तो क्या जो अल्पसंख्यकों के साथ क्या न्याय होगा, या फिर जिस तरीके से आप देखिए घूंघट में महिलाएं आए या बुर्के में महिलाएं आए, क्या इनमें कोई फर्क नजर आता है? भाई देखो, सीधी सी बात है, ये तो वहां संभव है जहां पे कोई डोमिनेटिंग कम्युनिटी महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ ना हो। आज के तारीख में देखिए क्या स्थिति है। भूमिहार जो स्ट्रांग लीडर हैं वो भी महागठबंधन में हैं, जो सबसे बड़े मल्लाह लीडर हैं वो भी महागठबंधन में हैं, पान समाज के सबसे बड़े नेता वो भी महागठबंधन में है, यादव समाज के सबसे बड़े नेता वो भी महागठबंधन में है। जब गांव के अंदर, आप जानती हैं, आपका भी गांव का बैकग्राउंड होगा, भाई जो डोमिनेटिंग कम्युनिटी होती है वो अपने गांव में अपनी गुंडई चलाती है। गुंडई शब्द गलत होगा, लेकिन दादागिरी चलाती है, मतलब अपने डोमिनेंस को दिखाती है। जहां ब्राह्मणों के गांव ज्यादा लोग होंगे वो ब्राह्मण दिखाएंगे, ठाकुरों होंगे वो ठाकुर भी ब्राह्मणों को वोट देते हैं कभी कभी। अब सवाल यह है कि जब आप देख रहे हैं कि यादव भी महागठबंधन में, और उसके बाद सारी जात, रविदास भी आपके साथ, मुसलमान भी आपके साथ, तो मुसलमान अगर अनप्रोटेक्टेड तब फील करेगा ना जब उसके बाद कोई डोमिनेंट कम्युनिटी नहीं होगी। वो डोमिनेंट कम्युनिटी उनके पास है। अच्छा, इस योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट से जो मुसलमान छटक रहा था इधर उधर, बुर्के वाली बात करके उन्होंने, जैसे जेडीयू ने एक मैसेज दिया कि कंसोलिडेट हो जाओ और महागठबंधन को वोट दे दो सारे मुसलमान 17%, तो 17% के स्टार्टिंग नंबर से महागठबंधन शुरू कर रहा है। 17% तो उनकी झोली में रखे हैं। अब उनका केवल मकसद यह है कि भूमिहारों में सेंध लगाओ, ब्राह्मणों में लगाओ, राजपूतों में लगाओ, कुर्मियों में लगाओ, कुशवाहाओं में लगाओ, रविदास में लगाओ, मल्लाहों में लगाओ, वो उन्होंने लगा दिए। तो इसलिए अब उसकी संभावना नहीं। हाँ, ये जरूर होता कि राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण एक तरफ हो जाते, यादव एक तरफ हो जाते, तो जिसका गांव में प्रभुत्व तो होता वो अपनी लाठी चला लेता। अब तो डोमिनेटिंग कम्युनिटी इधर भी है, उधर भी, राजपूत भी है। और सूरबान सिंह पहले उसमें थे चिराग पासवान के चाचा जी के साथ, अब वो आरजेडी ज्वाइन कर लिया, आरजेडी के टिकट पे उनके बेटे या पत्नी लड़ेंगी। तो मानी बात है, सूरबान सिंह और अनंत सिंह आपस में लड़ेंगे तो एक भूमिहार है, एक राजपूत है। अब ना भूमिहार राजपूत से कमजोर है, ना राजपूत भूमिहार से कमजोर है। चलाओ लठ, दोनों तरफ से दोनों बाहुबली हैं। तो इसलिए ये तब हो सकता था जब मुसलमान आइसोलेटेड हो जाता। उसके बाद जैसे वेस्टर्न यूपी में हुआ, जाट डोमिनेटिंग है और मुसलमानों की भी संख्या 30% है, जाटों की भी संख्या 30% है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना, इन सब जगहों पर। तो मानी बात है कि वहां डोमिनेटिंग कम्युनिटी आपस में खड़ी हो जाती है और हिंदू कंसोलिडेशन के नाम पे सारा हिंदू जो है वो मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाता है। वहां तो वो स्थिति नहीं है ना। तो महागठबंधन है स्टार्टिंग फ्रॉम 17%, 17 नहीं बल्कि दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 34%। यादव मुसलमान 34% हो गए, उसके बाद उनको चाहिए केवल 10-12%। उसमें रविदास भी हैं, उसमें निषाद भी हैं, उसमें पान कम्युनिटी भी है, हो गया काम, खेल खत्म। और चुनाव आयोग केंचुआ क्या करता है, इसी पे सबको डिपेंडेंट है। ये बात सही है सर, सारी चीजें इसी पर डिपेंडेंट है कि आखिरकार चुनाव आयोग किस प्रकार से निष्पक्ष रहता है चुनावों में, या वही खेल होता है जो बाकी राज्यों में होता है, वही बिहार की दिशा और दशा तय करेगा कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।